कंस को कैसे दिख रहे थे प्रभु? मृत्युर्भोज। कंस ने कृष्ण में अपने काल को देखा, और अपने काल को जब इतनी समीपता से, इतने नजदीक कंस देखता है तो कंस की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, पागल सा हो गया। कहता है कृष्ण बलदेव को मारो, नंद बाबा को बंदी बनाओ, वसुदेव का वध कर दो। एक उच्च आसन पर कंस विराजमान था। भगवान कृष्ण जाके कंस के दाईं ओर, बलराम जी बाईं ओर आके बैठे। फिर कंस के बालों को झंझोड़ करके उसे खूब मारा, और ऊंचे आसन से जब नीचे पृथ्वी पर फेंका तो कंस मारा गया। कंस का वध किया। कंस को मार करके अपने उस वाक्य का प्रभु ने पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। भगवान ने कंस का वध किया। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस ने अपने स्वयं के पिता उग्रसेन जी को कारागार में बंद करके रखा था। भगवान ने उन्हें मुक्त कराया। साथ ही साथ अपने माता पिता देवकी वसुदेव की मुक्ति कराई। न जाने कितने राजा, कितने ब्राह्मण, कितने साधु संतों को कंस ने अपने कारागार में बंदी बना करके रखा था। भगवान ने उन सबको मुक्त कराया, और फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ कुछ दिनों तक भगवान रहे। फिर देवकी और वसुदेव जी को लगने लगा कि अब हमारे बालकों की शिक्षा जरूरी है, इसलिए कृष्ण बलदेव को सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। 64 दिनों में भगवान कृष्ण शस्त्र और शास्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे। द्वापर में सांदीपन गुरु जी के आश्रम में गए, और त्रेता में वशिष्ठ जी के आश्रम राजा दशरथ ने भेजा। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मानव के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि माता पिता अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ाएं। शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बालक बालिकाओं को पढ़ाएं ना, उन्हें ज्ञान का उपदेश ना दें, उन्हें शिक्षा से वंचित रखें, ऐसे माता पिता को शत्रु कहना चाहिए कि ये बच्चों के दुश्मन हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। माता पिता को चाहिए बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें। दूसरी बात, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाएं। आज हमारे भारत में वैसे तो अब ये धीरे धीरे मानसिकता चली गई है, लेकिन फिर भी कुछ पिछड़े क्षेत्रों में ये मानसिकता देखने को मिलती है। माता पिता सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम बेटे को पढ़ाएंगे, वो नौकरी करके कमा के लाएगा। हम लड़की को पढ़ाएंगे, उसको क्या करना है? उसको तो केवल रोटी बनानी है, चूल्हा चौका करना है, यही सोचते हैं। लेकिन ये सोच माता पिता की दूर होनी चाहिए। जितना अधिकार अध्ययन का, पढ़ने का बेटों को है, उतना ही अधिकार बेटियों को है। उन्हें आप केवल चूल्हा चौका करने की मशीन ना समझें, या बच्चे पैदा करने की मशीन ना समझें। आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे आर्मी हो। आर्मी ज्वाइन कर ली है लड़कियों ने, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर। ये तो आज है। हमारी प्राचीन भारत में वैदिक काल में भी बहुत बड़ी बड़ी देवियां हुई हैं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया, जिन्होंने धर्म शास्त्रों के शास्त्रार्थ में भाग लिया और बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया। दक्षिण भारत में एक संत जी थे, मंडन मिश्र।
उनकी पत्नी थी, उन्होंने भगवान आद्य शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया था, एक देवी ने। तुम्हारे प्राचीन भारत में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। फिर बीच में मुगल काल आया, मुगलों ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया तो भारत की स्थिति दयनीय हो गई, दुर्दशा हो गई। मुगलों ने आकर के भारत को तहस नहस कर दिया, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर दिया। इस भारत में ना पर्दा प्रथा थी, इस भारत में पूरा अधिकार था पढ़ने का, लड़कों के साथ एक साथ पढ़ने का, युद्ध में भाग लेने का, घुड़सवारी करने का, मुकुट पहनने का, जनेऊ धारण करने का अधिकार था बेटियों को। लेकिन फिर मुगल आए और मुगलों ने आके सब भ्रष्ट कर दिया। तो पर्दा प्रथा इसलिए चालू हुई क्योंकि वो जिस भी हिंदू को, औरत को देखते थे, सनातन धर्म वालों को, उनके साथ अत्याचार करने लगते थे, इसलिए पर्दा प्रथा चालू कर दी उनसे बचाने के लिए। लेकिन फिर मुगल गए और फिर भारत ने धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ किया। पुराने जब ग्रंथों को पढ़ा गया तो फिर वो संस्कृति आ गई कि बेटियों को पढ़ाओ, वो सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन कपड़े करने के लिए नहीं बनी है। तो आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्मी हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो मेरा माता और पिता जो यहाँ पे बैठे हैं, अभिभावकों से निवेदन है कि बेटों को पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं। जो कि एक बड़ी सुंदर कविता है। बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि मधुबन का सौरभ सुरभि महकाती बेटियां, बेटा यदि टुकड़ा जिगर का, जिगर की धड़कने हैं बेटियां, बेटा यदि कतरा लहू का, लहू की रंगतें हैं बेटियां, बेटा तो संतृप्त करता मात पिता को मृत्यु परांत, जीते जी संतृप्त करती बेधारणाएं बेटियां। ईश का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है, मत करो अपमान इनका, स्वाभिमान है ये बेटियां, अभिमान है ये बेटियां। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि ये भेदभाव बंद करें। आज माता पिता ने ही ऐसी मानसिकता बना ली है, बेटी का जन्म होता है तो उसको खिलौने खेलने के लिए ही वो ऐसा देते हैं, किचन सेट, इतनी सी बच्ची उसको लाके दे दिया किचन सेट। छोटे से ही मानसिकता बना दी ना कि तुम किचन सेट के लिए बनी हो। लड़कों को एरोप्लेन दोगे, ट्रक दोगे, कार दोगे, बंदूक दोगे, बेटी को किचन सेट क्यों देते हो? उसको भी वही दो ना, कार दो, बंदूक दो, एरोप्लेन दो, उसको भी वही दो। क्योंकि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका घर गृहस्थी के लिए नहीं बनी हैं, उनको भी पूर्ण अधिकार है। एक ही माता पिता की संतान है बेटी और बेटा, फिर उनमें भेदभाव क्यों करते हुआ? नहीं करना चाहिए। आज लोग कहते रहे बेटा वंश को बढ़ाता है, खाक बढ़ाता है, लड़की नहीं होगी तो अकेले वंश बढ़ जाएगा। वंश को बढ़ाने के लिए बेटी की जरूरत पड़ती है या नहीं? हाँ या ना? तो क्यों मरते हो बेटे के लिए? हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बेटी है तो बेटी सही, बेटी भी वंश को बढ़ाती है, नाम को बढ़ाती है। बेटी भी तो आपकी ही है ना, यदि वो नाम रोशन करेगी तो आपका ही नाम लगेगा ना कि उनकी बेटी है, यही बोलेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे कि पड़ोसी की या मोहल्ले वालों की या दूसरे देश के लोगों की, नाम आपका ही होना है। तो ये मानसिकता अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि जो बेटी है वो बेटा है, सिर्फ लिंग का अंतर है, बाकी समानता है। और दूसरी चीज समान भी नहीं कहूंगी, हमारे भारत में ये कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष के लिए नहीं कहा गया, बेटी के लिए कहा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है माता पिता इस मानसिकता को दिमाग से निकालें कि बेटा वंश बढ़ाता है, बेटा नौकरी करता है, बेटा कमाता है।
ये सब आजकल बेटियां भी करती हैं, पहले भी करती थी, आज बस नहीं। प्राचीन भारत और वैदिक काल के ग्रंथों को यदि पढ़ा जाए तो देखने मिलता है ये पहले भी था। पर आज समाज की बड़ी विडंबना है। आज गर्भ धारण जब माताएं करती हैं तो आजकल तो गवर्नमेंट ने हालांकि वो बंद करा दिया, फिर भी छुप छुपा के वो सब होता है। 3 साढ़े 3 महीने में सोनोग्राफी कराई जाती, लिंग परीक्षण कराए, वो हमारे भारत में बंद है, फिर भी हो जाता है। इतना फैला है भ्रष्टाचार कि लिंग परीक्षण बंद होने के बाद भी हो जाता है, और भ्रूण में मतलब गर्भ में यदि बेटी है तो उसकी हत्या कर दी जाती, उसको मार दिया जाता है। अरे नागिन तो जन्म के बाद बच्चे खाती है, पर वो माताएं कितनी नागिन से बदतर हैं जो गर्भ में ही गर्भपात करा देती। कितना कड़ा मन होता होगा उनका। अरे आप भी तो एक बेटी हो ना, और तुमको भी किसी औरत ने जन्म दिया है, और तुम जब एक बेटी को जन्म देती हो तो क्यों ये मानसिकता मन में आ जाती है कि बेटी नहीं होनी चाहिए? क्यों ये मानसिकता हमने बनाई? नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। भ्रूण हत्या ना हो। हमारा भारत जहां कन्याओं का पूजन होता है, उसी भारत में उन्हीं कन्याओं को गर्भ में मारा जाता है। आज कहते हैं ना कि 9 दिन तो हम मोहल्ले में कन्याएं ढूंढते हैं कि कन्या भोजन करा दे, लेकिन जब खुद की पत्नी गर्भवती होती है और उसके पेट में कन्या आती है तो हम नहीं चाहते कि कन्या हो। तो फिर क्यों कन्या पूजन करने का ढोंग करते हो जब खुद के घर में कन्या नहीं चाहते? गलत बात है ये।